नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। 10% कोटा बढ़ाते हुए अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती के जरिए प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी। बता दें, इस आयोजना के तहत 17.5 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है, जिसमें से 25% को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है, जबकि बाकी 75% को सेवा मुक्त कर दिया जाता है। सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी सहित 11 लाख कर्मियों वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल की सभी भावी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए पहल की 10% पद आरक्षित कर दिए। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से यात्री किराए में मामूली बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिसका असर मुख्य रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। भारतीय रेलवे के इस फैसले ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेन और मासिक सीजन टिकट (MST) के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें, नया किराया ढांचे के अनुसार साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक सफर करने पर किराया यथावत रहेगा, जबकि इससे अधिक दूरी पर सीमित बढ़ोतरी की गई है। रेलवे का कहना है कि यह कदम बढ़ती परिचालन लागत को संतुलित करने के साथ साथ यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रदेश सरकार के विकास और सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर ऊर्जा मंत्री ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही नवाचार एवं कार्य योजना पर प्रकाश डाला। मंत्री तोमर ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य में 25,081 मेगावाट की खपत है। हर वर्ष विद्युत की खपत में वृद्धि की जा रही है। वहीं 50,000 से अधिक नियमित पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने गुणवत्ता बिजली को पहली प्राथमिकता बताया। साथ ही समाधान योजना को उपभोक्ता के हित में बताते हुए जल्द ही बोला कि हम इस योजना को ला रहे हैं। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली थाने का प्रस्ताव भी लाया गया है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत कंपनियों के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विगत 2 वर्षों में किए गए कार्य एवं आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले प्रयासों को संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। आज के समय में बिजली हर नागरिक के लिए आवश्यकता हो गई है, अतः राज्य सरकार द्वारा यह दायित्व सभी को पर्याप्त बिजली प्राप्त हो सके, इसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। जिसका प्रमाण यह है कि इस माह दिनांक 12 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के इतिहास में 19,113 मेगावाट की सार्वजनिक मांग बिना किसी कटौती के सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त हर वर्ष विद्युत की खपत में वृद्धि भी इसका सशक्त प्रमाण है। राज्य सरकार की समयबद्ध कार्य योजना का ही परिणाम है। वर्तमान में कुल अनुबंधित क्षमता 25,081 मेगावाट है, जो हमें सरप्लस राज्य करती है, बनाते हैं। प्रदेश की विद्युत कंपनियों में वर्ष 2011 के उपरांत संगठनात्मक संरचना में वृद्धि नहीं होने के कारण नवीन नियुक्तियों में कठिनाई हो रही थी। पूरा भार संविदा अथवा आउटसोर्स पर आ गया था, जिसके कारण आम नागरिकों को द्वारा व्यवस्था की लगातार शिकायत की जा रही थी। इस हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 50,000 से अधिक नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे न केवल विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुदृढ़ होगी, उपभोक्ताओं को शिकायत और त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और अभी लगभग हमने 1100 लोगों की भर्ती की है। माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति प्रमाण पत्र भी भेंट किए हैं।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भोपाल में 8 साल के इंतजार के बाद मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मोहनलाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया, जिससे भोपाल के बाशिंदों में खुशी देखी जा रही है। इसे मंत्री विश्वास सारंग ने मोहन यादव की सौगात बताया। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मेट्रो की सौगात से भोपाल और इंदौर वासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। मेट्रो की सौगात पर कमलनाथ के श्रेय लेने पर मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं को श्रेय लेने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन नेताओं को झूठा श्रेय लेने की आदत हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि इस देश का बेड़ा गर्क करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। मंत्री सारंग ने बताया, केवल भाजपा सरकार ही लगातार विकास और कल्याण के कामों को कर रही है। आज हम सब भोपाल वासी बहुत प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भोपाल और इंदौर को मेट्रो की सौगात दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रही है। शहरों के विकास में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि मेट्रो की भोपाल में शुरुआत हुई है। ये निश्चित रूप से भोपाल वासियों को बड़ी सुविधा देगी। अब देखिए, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में खेलो एमपी 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। खेलो एमपी 2025 को लेकर खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि देश में पहली बार खेल विभाग और सभी खेल संघ मिलकर इस बड़े आयोजन को करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सकारात्मक माहौल बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निरंतर मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री सारंग ने बताया कि जनवरी में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसे मध्य प्रदेश के ओलंपिक के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया, इस बार यूथ गेम्स में सरकार के साथ खेल संघ भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की व्यवस्था भी होगी। सभी खेलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें हर एक खिलाड़ी को शामिल होने का अवसर मिलेगा। ये ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और प्रदेश स्तर पर होगी। इसमें जो शहर मध्य प्रदेश के जिनमें ये प्रतियोगिता होगी वो भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम और सागर, लगभग सभी संभागीय मुख्यालय में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिता का हम आयोजन करेंगे। भोपाल में एथलेटिक्स, फेंसिंग, पुरुष क्रिकेट, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, तैराकी, शूटिंग, पुरुष हॉकी और बॉक्सिंग ये भोपाल में आयोजित होगी। इंदौर में बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, शिवपुरी में महिला क्रिकेट, ग्वालियर में महिला हॉकी, पिट्टू, बैडमिंटन, उज्जैन में मलखम, योगासन, कबड्डी, रस्साकशी, कुश्ती, जबलपुर में खो खो, आर्चरी, रीवा में फुटबॉल, जूडो, नर्मदापुरम में ताइक्वांडो, शतरंज, सागर में वॉलीबॉल। इसमें हमने कुछ खेलों को पहली बार शामिल किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात को लेकर बहुत जोर है कि हमारे परंपरागत खेल जो कि हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, जो कि खिलाड़ियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ करते हैं, वो हमारे समाज का अंग है। जैसे पिट्टू, हम और आपने भी गली मोहल्ले में पिट्टू खेला, इसको हम पहली बार पिट्टू को इसमें शामिल कर रहे हैं। रस्साकशी हमारा एक पुराना खेल है, उसको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। उसके साथ ही हम क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर खेल है और क्रिकेट में हिंदुस्तान ने, चाहे वो महिला क्रिकेट हो या पुरुष क्रिकेट हो, एक अपना अलग स्थान बनाया है।
तो पहली बार हम क्रिकेट को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। एक ये बड़ा ओलंपिक, मिनी ओलंपिक, मध्य प्रदेश का ओलंपिक खेलों का महाकुंभ हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें 3 चरणों में जिन खेलों को शामिल किया जाएगा, ब्लॉक, जिला और प्रदेश, उसमें 14 खेल प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें 4 चरणों में ये प्रतियोगिता निष्पादित होगी। ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य, वो 7 खेल हैं, और सीधे राज्य स्तर पर 6 खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये जो खेलों का फॉर्मेट बनाया गया है, ये उस खेल की जो परंपरा रही है, उस खेल में जो प्रचलित फॉर्मेट है, उसका हमने ध्यान रखा है। यदि किन्हीं खेलों की चयन प्रक्रिया 4 चरणों में होती है, ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश, तो उनको उस तरह की फॉर्मेट में हमने आयोजित करने का निर्णय लिया है। जिनका 3 में होता है, उनको 3 स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य स्तर पर वो प्रतियोगिता होगी, और कुछ खेल ऐसे हैं जो सीधे प्रदेश स्तर पर ही होते हैं, तो वो प्रदेश स्तर पर ही आयोजित किए जाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भोपाल में सभी स्कूलों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मध्य भारत का आग्रह है कि आपके विद्यालय में जो छात्र सनातन हिंदू धर्म और परंपरा को मानते हैं, उन छात्रों को विद्यालय में होने वाले क्रिसमस के कार्यक्रम में सांता क्लॉज बनने या क्रिसमस ट्री लाने को ना कहा जाए। अगर आप छात्रों से ऐसा करने को कहते हैं तो यह हिंदू संस्कृति पर हमला है और हिंदू छात्रों को ईसाई धर्म में प्रेरित करने का यह षड्यंत्र होगा। आर्थिक रूप से भी ऐसी ड्रेस या ट्री लाने से अभिभावकों का नुकसान भी होता है। विद्यालय हिंदू बच्चों को सांता बनाकर ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था उत्पन्न करने का भी काम कर रहा है क्या? हमारे हिंदू छात्र श्री राम बने, श्री कृष्ण बने, भगवान बुद्ध बने, भगवान महावीर बने, श्री गुरु गोविंद सिंह बने, क्रांतिकारी बने, महापुरुष बने, परंतु सांता नहीं बनना चाहिए। यह भारत भूमि संतों की भूमि, सांता की नहीं। अतः आपके विद्यालय से आग्रह है कि किसी भी हिंदू छात्र को अभिभावकों की अनुमति के बिना सांता क्लॉज नहीं बनाए, और यदि कोई विद्यालय ऐसा करता है तो उस विद्यालय के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वैधानिक कार्रवाई करेगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मध्य भारत प्रांत उन सभी विद्यालयों को चेताना चाहता है जिन विद्यालयों में हिंदू छात्रों को बिना अभिभावकों के अनुमति के सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री लाने का कहा जा रहा है। ऐसे सभी विद्यालयों में विश्व हिंदू परिषद के जिला केंद्रों पर एक पत्र देने वाले हैं, उनसे आग्रह करने वाले हैं कि किसी भी हिंदू छात्र को बिना उनके अभिभावक के अनुमति के सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री लाने का नहीं कहा जाए, क्योंकि इस प्रकार का प्रयास कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चे छात्रों के मन में उनके हिंदू धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म की आस्था को बढ़ाना और धर्मांतरण करने का कुत्सित प्रयास हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रयास को विश्व हिंदू परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखने में आता है कि इस समय चर्चों में और इस प्रकार के संस्थानों में अत्यधिक धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाता है, धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे प्रयास को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको रोकने के लिए प्रशासन के साथ सतर्क रहेगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार दोपहर रानी कमलापति ब्रिज पर एक युवक ऊंचे पुल पर चढ़ गया। नशे की हालत में लग रहे इस युवक ने ऊपर चढ़कर गाना गाया और डांस किया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और राहगीर हैरान रह गए। लोगों ने मदद करने की बजाय वीडियो बनाए और कुछ ने मजाक भी उड़ाया। युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ या नशे में लग रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। सौभाग्य से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यह घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। घटिया सड़क निर्माण पर मंत्री प्रतिमा बागरी का एक्शन सामने आया है। कार्यपालन यंत्री को फटकार लगाते हुए ठेका निरस्त करने की मांग भी की है। सरकारी निर्माण कार्य में संविदाकार और अधिकारियों की मिलीभगत से किस तरह गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, ये बात कहते हुए मंत्री इसका ताजा उदाहरण कोठी तहसील में देखने को मिला। पोड़ी मनकरी मार्ग लंबाई 3 किलोमीटर के नवीकरण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही थी, जिसकी पोल आज औचक निरीक्षण में खुल गई। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जब निरीक्षण के लिए पहुंची तो सड़क की हालत देख विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए।
पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराई जा रही इस सड़क में डामर की गुणवत्ता और मोटाई मानकों के अनुसार नहीं थी। निरीक्षण के दौरान जब कार्यपालन यंत्री बीआर सिंह से जवाब तलब किया गया तो उन्होंने मामले को हल्का करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कुछ हिस्से रिजेक्ट किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि पूरी सड़क ही निम्न स्तर की बनी थी। ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल रही है, ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है। पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। अपना आगे जाओ, इसका कोई देखा जोखा है? कौन करेगा? रहेंगे ना पाओ अपना ये तरह नहीं देखे। ये सब गिट्टी बहल के वहाँ चली गई। ये रोड बनी है, इस तरह रोड निकल रही है कि जरा सा धक्के मारने में पूरी रोड निकल रही है। जी। आगे की रोड कैसी है? बिल्कुल सब खराब है, सब खराब। अपने से जाओ जरूर रोड मैं अभी जाते हुए पूरी रोड देखते हुए जाऊँ। कौन? अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य एवं पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर तीखा हमला बोला है जिसमें भागवत ने कहा है कि आरएसएस मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। हरिप्रसाद ने आरएसएस को अनरजिस्टर्ड संगठन बताते हुए सवाल उठाया कि इसे Z+ सुरक्षा क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से अनरजिस्टर्ड संगठन को इतना महत्व देना गलत है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं और उनकी सोच गिरगिट की तरह बदलती रहती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये आदमी कौन है? आरएसएस का सरल संघ चालक है। क्या ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है, वो खुद बोल दिया, मेरे को जवाब दिया है। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं आप? हमारा टैक्स का पैसे से उसको Z+ सिक्योरिटी है। कैसा ऐसा थोप मार दिया इन्होंने इस देश के लिए। तो पूरा असंवैधानिक रूप से जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को पूरा महत्व दे रहा है। तो जो मोहन भगत जी जो बोलते हैं, 2015 में बिहार चुनाव में गया था, वो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, लोग उसको बीजेपी को खत्म कर दिया बिहार में, तो आरक्षण का बात छोड़ दिया है। अभी पिछले जब उसका गोलवरकर का बंच ऑफ थॉट्स देख लीजिए, जो भी इस हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र का है, अपना कौन है। उसको बंच ऑफ थॉट्स में 173 या 74 पेज में लिखा है इंटरनल एनिमीज करके, जो माइनॉरिटीज का नाम और कम्युनिस्ट का नाम जोड़ा है। तो इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड है। मौके अभी प्रधानमंत्री भी बहुत माइनॉरिटीज के खिलाफ मीट मछली मंगलसूत्र तलाक तिब्बल तलाक कपड़ा देख के कपड़ा दे के पहचानो, फिर जाके अरब में सबको मिलता है, सबको गले मिलके अरब जो देता है वो लेके आता है। जो एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन थी एक लेडी, उसका नाम नहीं लेता हूं मैंने, उन्होंने एक टिप्पणी दे दिया माइनॉरिटी के खिलाफ। वेंकैया नायडू जब मिडिल ईस्ट में गया तो उधर उसको रिग्रेट करना पड़ा। तो इन लोगों का सोच जो है वो ये जो गिरगिट है ना, ऐसा बदलते रहता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब तक का पूरा लेखा जोखा पेश किया है। 13 दिसंबर को हुई कार्यकारिणी बैठक में यह जानकारी सामने आई कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्री राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर खर्च किए गए हैं। अब ट्रस्ट के पास लगभग 2100 करोड़ रुपए बचे हैं। बताया गया कि बची हुई राशि का बड़ा हिस्सा सुरक्षित निवेश के रूप में रखा गया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक अयोध्या शाखा में 889.52 करोड़ रुपए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में 313.87 करोड़ रुपए और पंजाब नेशनल बैंक में 694.49 करोड़ रुपए स्वाधीन जमा के रूप में की गई है। इसके अलावा ट्रस्ट ने 87 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में और 40 करोड़ रुपए ऑटो स्वीप खाते में निवेश किए हैं। यह लेखा जोखा 5 फरवरी 2020 से 30 नवंबर 2025 तक की कुल आय पेश किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भोपाल में स्कूली शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रवेश उत्सव के बाद स्कूलों में नामांकन में आंशिक वृद्धि हुई है तथा सभी स्कूलों को 100% पाठ्य पुस्तकें समय पर वितरित की गई हैं। 94,300 छात्रों को लैपटॉप और 7,800 छात्रों को स्कूटी दी गई है। 24% मिडिल, 100% कस्तूरबा गांधी तथा 84% हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में बदला गया है। 3,367 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू हुई है। नई घोषणा में हर विकास खंड में बुक फेयर आयोजित करने, कक्षा 9 से 6 तक शासकीय स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकें देने तथा मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रवेश की जिम्मेदारी प्राचार्यों को सौंपने की बात कही गई है। शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए 32,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती चल रही है। छात्रावासों के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार हुआ तथा 275 सांदीपनी और 799 पीएम श्री स्कूलों को नई शिक्षा नीति के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जितनी सरकार चलाने में जनप्रतिनिधि या सरकार की भूमिका रहती है व्यवस्थित चीज़ों को आगे बढ़ाने में, समान रूप से आप सबकी भी मुझे लगता है भूमिका उतनी महत्वपूर्ण रहती है। जो सरकार की योजनाओं व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में आपके माध्यम से जानकारी नीचे जाती है, और दूसरी कई बार अगर कहीं विसंगति है, कहीं चूक है, तो उसमें उसको भी हाईलाइट आपके माध्यम से होता है, तो उससे भी सजगता से कामों को आगे बढ़ाने में हम सबको एक सुविधा रहती है। बंधुओं, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग लेता हूँ। शिक्षा विभाग में बहुत चुनौतियाँ हमेशा रहती हैं, क्योंकि स्कूल एजुकेशन ऐसा है कि बच्चा जन्म के बाद सीधा हमारे विभाग से जुड़ता है, और जब वो 12वीं पास करके जाता है तब लगभग एक वयस्क नागरिक इस देश में बन के निकलता है। तो पूरा बाल्यकाल उसका जो है वो स्कूलिंग में निकलता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों। तो सरकार को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत प्राथमिकता के साथ इस एक वर्क को हैंडल करने की आवश्यकता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया है पिछले 2 वर्षों में कि इन बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल, बेहतर संसाधन और एक अनुकूल परिस्थितियां उनको हम दें, जिससे वो आगे आने वाले समय में इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है कि अप्रैल में हम एडमिशन जब ओपन होते हैं तो प्रवेश उत्सव मनाते हैं। उस प्रवेश उत्सव में सबकी भागीदारी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बच्चों को प्रवेश कराते हैं, कहीं पर मैं कराता हूं, कहीं पर सचिव महोदय कराते हैं, कहीं पर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, और हर स्तर पर एक माहौल हम बनाते हैं। उसके कारण ये होता है कि बच्चों को एक निश्चित एज में स्कूल जाना चाहिए, इस बात के लिए वातावरण बनता है। उससे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सफल भी होते हैं, और इसके कारण हमारा जो बच्चों का एनरोलमेंट रेट है वो भी हम लोगों का पिछले साल बढ़ा है। अभी तक पहली क्लास में लगातार दर्ज संख्या आंशिक रूप से ही सही लेकिन घट रही थी। हम लोग पिछले साल इस स्थिति में पहुंचे कि उस गिरते हुए दर संख्या को हम रोक पाए, और आंशिक रूप से हमने एडमिशन्स में वृद्धि दर्ज की है। हम लोग पाठ्य पुस्तकों का वितरण हमारा विभाग करता है, और आरटीई के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बच्चे को सिलेबस मिले, सरकार उसको किताबें उपलब्ध कराए, और ये किताबें अगर समय पर नहीं मिलती तो बच्चे की पढ़ाई समय पर चालू नहीं हो पाती। कई बार बच्चा बाजार से किताबें खरीदता है। हमने पिछले वर्ष अप्रैल माह में 100% किताबें जो बच्चों को मुफ्त में मिलना चाहिए वो हम लोग हर स्कूल तक भेजने में सफल हुए थे, और उसका कारण है कि बच्चों की जो हमारी उपस्थिति है अप्रैल में ही हमने सुनिश्चित की थी। इस साल हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। हम विकासखंड स्तर पर बुक फेयर लगाएंगे, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बच्चों को भी सुविधा रहेगी कि वो शासन द्वारा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध पुस्तकें बच्चे वो खरीद सकते हैं, और जो महंगी किताब, बड़ा बस्ता,
इस तरह की जो शिकायतें, विसंगतियां थीं, उनसे भी मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक उसमें सफल हो पाएंगे। हमने कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश की प्रक्रिया को सरलीकरण किया है। पहले बच्चा 5वीं पास होने के बाद में बच्चा और पालक तय करते थे उन्हें 6वीं में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पालक एक बार गया, एडमिशन नहीं मिला, दोबारा ध्यान नहीं दिया, बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता था। हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि 6वीं में प्रवेश हेतु प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला को संपर्क करेगा, उसके प्रधानाचार्य से बात करके उस बच्चे को एनरोल कराएगा। ऐसे 9वीं में प्रवेश के लिए भी उस प्राचार्य को जिम्मेदारी दी है कि मिडिल स्कूल से निकले हुए बच्चे को नजदीकी हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में उसको एनरोल कराएगा। और ये इस कारण से हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कक्षा 1 एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में हम जो वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कक्षा 1 में 25-26 में पिछले वर्ष की तुलना में हमने लगभग 19.6 शासकीय विद्यालयों में 32.4% की हम लोगों ने नामांकन में दर जो है वो प्राप्त करी है। 25-26 में 9 से 12 में पिछले वर्षों की तुलना में हमने 4% की वृद्धि करी। और कक्षा 5वीं और 8वीं का हमने बोर्ड पैटर्न भी इस प्रदेश में हम लोगों ने चालू किया है और इनका परिणाम भी समय पूर्व मार्च माह में हम लोगों ने घोषित किया था। हमारे जो 8.5 लाख बच्चे हैं जो शासकीय योजना तक निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी फीस जो आरटी का पैसा है वो भी हम लोगों ने ऑनलाइन उनको सिंगल क्लिक के माध्यम से बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको उनके खातों में स्कूल्स के भेजने का हम लोगों ने काम किया। पिछले 3 सालों में मुझे बताते हुए खुशी है कि ड्रॉप आउट में भी काफ़ी कमी आई है। बड़ा एक चुनौती थी शिक्षा विभाग के अंदर स्कूल एजुकेशन में कि बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। 24-25 में प्राथमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट दर है वो 6.8 से घटकर 0 पे हम उसे लेकर आए। ये एक बड़ी संतोषप्रद उपलब्धि है और इस ड्रॉप आउट दर के लिए नीचे से लेकर हमारा स्कूल में जो टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पूरा एक अमला ने इसको एक बहुत प्राथमिकता के क्रम में रखा है, जिस कारण से ये सफलता हम प्राप्त कर पाए। हम 90% बच्चों को हमने उनकी ट्रैकिंग करी है समग्र आईडी में। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, जो विद्यालयों से बाहर थे, उन बच्चों को हम लोगों ने ट्रैक करके उन बच्चों को सुनिश्चित किया है कि वो हर हाल में विद्यालय में उनको दर्ज किया जाए। जो प्रोत्साहन हमारी योजनाएं हैं वो भी लगातार हम लोग उन योजनाओं को चला रहे हैं। जैसे पुस्तकों का वितरण है, हम लोगों ने बहुत अच्छे जो पुस्तक की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया है। आप 2 साल पहले का सिलेबस देखेंगे, आज का सिलेबस देखेंगे, पेपर की क्वालिटी, उसकी ग्राफिक्स हैं, उसका कवर पेज है, मतलब आपको कहीं से नहीं लगेगा कि किसी ये शासकीय स्तर पर छापा गया है या किसी प्राइवेट कहीं से छप के आया है। मतलब हमारी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव करके हमने दी है कि बच्चे को किताबें देखकर वो आपको साफ स्पष्ट अंतर उसमें समझ में आएगा। हम लोग प्रोत्साहन योजना में बच्चों को लैपटॉप देते हैं। इस साल आप सबने देखा है कि हमने लगभग 94,000 बच्चों को लैपटॉप दिए हैं। इसी ऐतिहासिक स्थल पर हमने 7,800 बच्चों को स्कूटी यहाँ पर हमने देने का काम किया है। साइकिल का वितरण हमने अगस्त माह में प्रारंभ किया था। इस साल हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल के महीने में इसको बाइंड अप करेंगे। सारा जो हमारा यूनिफॉर्म है, लैपटॉप है, आपका स्कूटी है, साइकिल्स हैं, सिलेबस है, हमारी कोशिश है कि एकेडमिक सेशन चालू होने के पहले हम ये सारी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करा दें, जिससे जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसे केवल पढ़ने जाना है, उसका किसी अन्य चीज़ों की तरफ बच्चे की कोई बाध्यता शेष नहीं रहेगी। हम गणवेश आदि अभी सिंगल क्लिक से हम उसे डीबीटी करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जैसे सांदीपनि स्कूल में हम एक अच्छी क्वालिटी यूनिफॉर्म उनको उपलब्ध कराते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में क्वालिटी यूनिफॉर्म बच्चों को हम समय पर उपलब्ध करा सकें, सिले हुई यूनिफॉर्म दे सकें, उस पर भी विभाग काम कर रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हम उसकी प्रतिपूर्ति भी समय पर करेंगे। हमारा जो शिक्षकों की उपलब्धता का है, ये भी हम लगभग 32,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। हमारे
वो प्रोसेस में हैं, उनके एग्ज़ाम्स वगैरह उनके कंडक्ट कर रहे हैं। 30,000 भर्ती करेंगे हम, और हम लोगों ने 24,000 पात्र शिक्षकों को उनको उच्च पद प्रभार पर उनको प्रमोट किया है। अतिथि शिक्षकों को हम 76,000 अतिथि शिक्षक लगाए हमने। 1 जुलाई में हमने ज्वाइनिंग कराई थी। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 अप्रैल में जब सेशन चालू होगा तब अतिथि शिक्षक को हम उस समय उनकी ज्वाइनिंग करा सकें। 20,000 से मतलब एक्स्ट्रा आप लोगों की तरफ से हम लोगों को जानकारी आती रहती थी कि कहीं सरप्लस टीचर्स हैं, कहीं पर है नहीं हैं, तो वो हमने अतिशेष शिक्षकों का युक्तकरण किया। इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में 20,000 अतिशेष शिक्षक काउंसलिंग के माध्यम से उनको हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से जहां पर कम है या जहां पर अधिक है उनको समायोजित करने का काम किया हम लोगों ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी हम लोग व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं, और शिक्षकों के सहयोग से हम लोग एक जो सहयोगात्मक चिंतनशील मेंटर प्रदान अधिगम जो है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक समुदाय के लिए हर माह कक्षावार एक सहकर्मी अधिगम जो कहते हैं ना कि एक पीयर लर्निंग कम्युनिटी के रूप में शिक्षक संवाद सत्रों का भी हम आयोजन कर रहे हैं। और लगभग 80% हमारे रेगुलर टीचर और 96 से ऊपर हमारे अतिथि शिक्षक, हम लोगों ने जो एक हमारे शिक्षक जियो टैग आधारित एक ऐप तैयार किया है जिस पर हम उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उस पर हमारी उपस्थिति शिक्षक दर्ज करा रहे हैं। और जहाँ थोड़ी बहुत विसंगति थी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऐप के अंदर कुछ सुधारने की आवश्यकता थी, उनको भी हम लोगों ने समय पर ठीक करने का काम किया है। और आगामी समय में 100% अटेंडेंस जो है वो ई अटेंडेंस के रूप में हम उसे करेंगे। जैसे दुनिया के दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, हमारे यहाँ भी दूसरे विभागों में ई अटेंडेंस का जो एक कॉन्सेप्ट आया है, उससे काफ़ी मतलब शिक्षक को भी काफ़ी राहत है। उसकी छुट्टियों की समस्या है, उसके दूसरे तरह की जो उनको विसंगतियों का सामना करना पड़ता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनके भी निराकरण का उनको एक अवसर मिलता है। छात्रावासों का प्रबंधन भी हम लोगों ने पहले से बेहतर किया है, और हम लोग ऑनलाइन छात्रावास प्रबंधन एवं इसका एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसमें कि उनके प्रवेश आदि की ऑनलाइन व्यवस्था हो। मैनुअल फेस टू फेस का हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम हो, ऑनलाइन जितनी ज़्यादा सुविधाएं हम दे सकें उन चीज़ों को हम लोग संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। नियमित निरीक्षण की व्यवस्था लागू की है। हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय छात्रावासों हेतु पहली बार ऐसा हुआ है कि बिस्तर, रसोई के उपकरण, वॉशिंग मशीन, रोटी मेकर, सीसीटीवी कैमरे, सामग्री आदि की हम लोगों ने एक साथ इनकी खरीदी की स्वीकृति जारी करी है, जिससे ये पूरे बच्चे ये पूरा ट्रैक होते रहें, उनकी पूरी व्यवस्थित उनको सुविधाएं मिले, इस बात की विभाग के पास में मतलब एक मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म भी डेवलप हो जाए। तो ये थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जब आपका इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।